अनुरोधवती नामक 22वीं पुतली ने जो कथा सुनाई वो इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य अद्भुत गुणग्राही थे। वे सच्चे कलाकारों का बहुत अधिक सम्मान करते थे तथा स्पष्टवादिता पसंद करते थे। उनके दरबार में योग्यता का सम्मान किया जाता था। चापलूसी जैसे दुर्गुण की उनके यहाँ कोई कदर नहीं थी। यही सुनकर एक दिन एक युवक उनसे मिलने उनके द्वारा तक आ पहुंचा। दरबार में महफिल सजी हुई थी और संगीत का दौर चल रहा था। वो युवक द्वार पर राजा की अनुमति का इंतजार करने लगा। वो युवक बहुत ही गुणी था और बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञाता था। कई राज्यों में नौकरी कर चुका था। स्पष्ट वक्ता होने के कारण उसके आश्रयदाताओं को वो धृष्ट नजर आया। अत हर जगह उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इतनी ठोकरें खाने के बाद भी उसकी प्रकृति तथा व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ सका। वो द्वार पर खड़ा था, तभी उसके कान में वादन का स्वर पड़ा और वो बड़बड़ाया, महफिल में बैठे हुए लोग मूर्ख हैं, संगीत का आनंद उठा रहे हैं मगर संगीत का जरा भी ज्ञान नहीं है। गलत राग बजाए जा रहे हैं मगर कोई भी उसे मना नहीं कर रहा। उसकी बड़बड़ाहट द्वारपाल को स्पष्ट सुनाई पड़ी। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने उसको संभल कर टिप्पणी करने को कहा। उसने जब उस युवक को कहा कि महाराज विक्रमादित्य स्वयं महफिल में बैठे हुए हैं और वे बहुत बड़े कला पारखी हैं, तो युवक ने उपहास किया। उसने द्वारपाल को कहा कि वे कला प्रेमी हो सकते हैं, कला पारखी नहीं, क्योंकि साजिंदे का दोषपूर्ण वादन उनकी समझ में नहीं आ रहा है। उस युवक ने ये भी बता दिया कि साजिंदा किस तरफ बैठा हुआ है। द्वारपाल से नहीं रहा गया। उसने उस युवक से कहा कि उसे राजदंड मिलेगा अगर उसकी बात सच नहीं साबित हुई। उस युवक ने उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा तथा बड़े ही आत्मविश्वास से कहा कि वो हर दंड भुगतने को तैयार है अगर ये बात सच नहीं साबित हुई। द्वारपाल अंदर गया तथा राजा के कानों तक ये बात पहुंची। विक्रम ने तुरंत आदेश दिया कि वो युवक महफिल में पेश किया जाए। विक्रम के सामने भी उस युवक ने एक दिशा में इशारा करके कहा कि वहां एक वादक की उंगली दोषपूर्ण है। उस ओर बैठे सारे वादकों की उंगलियों का निरीक्षण किया जाने लगा। सचमुच एक वादक के अंगूठे का ऊपरी भाग कटा हुआ था और उसने उस अंगूठे पर पतली खाल चढ़ा रखी थी। राजा उस युवक के संगीत ज्ञान के कायल हो गए। तब उन्होंने उस युवक से उसका परिचय प्राप्त किया और अपने दरबार में उचित सम्मान देकर रख लिया। वो युवक सचमुच बड़ा ज्ञानी और कला मर्मज्ञ था। उसने समय समय पर अपनी योग्यता का परिचय देकर राजा का दिल जीत लिया। एक दिन दरबार में एक अत्यंत रूपवती नर्तकी आई। उसके नृत्य का आयोजन हुआ और कुछ ही समय में महफिल सज गई। वो युवक भी दरबारियों के बीच बैठा हुआ नृत्य और संगीत का आनंद उठाने लगा। वो नर्तकी बहुत ही सधा हुआ नृत्य प्रस्तुत कर रही थी और दर्शक मंत्र मुग्ध होकर रसास्वादन कर रहे थे। तभी ना जाने कहां से एक भंवरा जाकर उसके हाथ पर बैठ गया। नर्तकी नृत्य नहीं रोक सकती थी और ना ही अपने हाथों से भंवरे को हटा सकती थी, क्योंकि भंगिमाएं गड़बड़ हो जाती। उसने बड़ी चतुरता से सांस अंदर की और खींची तथा पूरे वेग से भंवरे पर छोड़ दी। अनायास निकली सांस के झोंके से भंवरा डर कर उड़ गया। क्षण भर की इस घटना को कोई भी न ताड़ सका, मगर उस युवक की आंखों ने सब कुछ देख लिया। वो वाह वाह करते उठा और अपने गले की मोतियों की माला उस नर्तकी के गले में डाल दी। सारे दरबारी स्तब्ध रह गए। अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा हो गई। राजा की उपस्थिति में दरबार में किसी और के द्वारा कोई पुरस्कार दिया जाना राजा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता था। विक्रम को भी ये पसंद नहीं आया और उन्होंने उस युवक को इस धृष्टता के लिए कोई ठोस कारण देने को कहा। तब युवक ने राजा को भंवरे वाली सारी घटना बता दी। उसने कहा कि बिना नृत्य की एक भी भंगिमा को नष्ट किए लय ताल के साथ सामंजस्य रखते हुए नर्तकी ने जिस सफाई से भंवरे को उड़ाया वह पुरस्कार योग्य चेष्टा थी। उसे छोड़कर किसी और का ध्यान गया ही नहीं तो पुरस्कार कैसे मिलता। विक्रम ने नर्तकी से पूछा
तो उसने उस युवक की बात का समर्थन किया। विक्रम का क्रोध गायब हो गया और उन्होंने नर्तकी और उस युवक दोनों की बहुत तारीफ की। अब उनकी नजर में उस युवक का महत्व और बढ़ गया। जब भी कोई समाधान ढूंढना रहता है, उसकी बातों को ध्यान से सुना जाता तथा उसके परामर्श को गंभीरता पूर्वक लिया जाता। एक बार दरबार में बुद्धि और संस्कार पर चर्चा छिड़ी। दरबारियों का कहना था कि संस्कार बुद्धि से आते हैं, पर वो युवक उनसे सहमत नहीं था। उसका कहना था कि सारे संस्कार वंशानुगत होते हैं। जब कोई मतैक्य नहीं हुआ तो विक्रम ने एक हल सोचा। उन्होंने नगर से दूर हटकर जंगल में एक महल बनवाया तथा महल में गूंगी और बहरी नौकरानियां नियुक्त की। एक एक करके 4 नवजात शिशुओं को उस महल में उन नौकरानियों की देख रेख में छोड़ दिया गया। उनमें से एक उनका, एक महामंत्री का, एक कोतवाल का तथा एक ब्राह्मण का पुत्र था। 12 वर्ष बाद जब वे चारों दरबार में पेश किए गए तो विक्रम ने बारी बारी से उनसे पूछा कुशल तो है। चारों ने अलग अलग जवाब दिया। राजा के पुत्र ने सब कुशल है कहा, जबकि महामंत्री के पुत्र ने संसार को नश्वर बताते हुए कहा आने वाले को जाना है। तो कुशलता कैसी कोतवाल के पुत्र ने कहा कि चोर चोरी करते हैं और बदनामी निरपराध की होती है। ऐसी हालत में कुशलता की सोचना बेमानी है। अंत में ब्राह्मण पुत्र का जवाब था कि आयु जब दिन ब दिन घटती जाती है। तो कुशलता कैसी चारों के जवाबों को सुनकर उस युवक की बातों की सच्चाई सामने आ गई। राजा का पुत्र निश्चित भाव से सब कुछ सकुशल मानता था और मंत्री के पुत्र ने तर्कपूर्ण उत्तर दिया। इसी तरह कोतवाल के पुत्र ने न्याय व्यवस्था की चर्चा की, जबकि ब्राह्मण पुत्र ने दार्शनिक उत्तर दिया। सब वंशानुगत संस्कारों के कारण हुआ और इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। इंतजार कीजिए एक और नई कहानी का।